एक्सक्यूज़ मी सर, मिस्टर भाटिया ने केबिन में प्रवेश करते हुए कहा। फिर अंदर आकर बोले, सर यह है मिस काम्या, आपकी नई पर्सनल असिस्टेंट। जैसे ही अभिनव ने अंतिम लाइन सुनी, अपनी चेयर को सामने की ओर घुमाते हुए पलटा। फिर काम्या को ऊपर से नीचे तक घूरा। फिर मिस्टर भाटिया पर एक नज़र मारकर काम्या से कहा, मिस काम्या, क्या आप 2 मिनट बाहर वेट करेंगी? काम्या ने हाँ में सिर हिलाकर बाहर चली गई। मिस्टर भाटिया, क्या है ये? मैंने आपको बोला था ना कि मुझे फीमेल पीए नहीं चाहिए, फिर क्यों आपने इसे रिक्रूट किया? अभिनव ने गुस्से से कहा। सर, ये रिक्रूटमेंट आपके डैड ने की है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मिस्टर भाटिया ने तपाक से मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुराना बंद कीजिए और जाइए, और हाँ, वो उस लड़की को अंदर भेज देना, अभिनव ने कहा तो मिस्टर भाटिया जी कहकर चले गए। मिस काम्या, तो आपके पास इस काम का कोई अनुभव है? अभिनव ने पूछा। काम्या ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। अब तो जैसे अभिनव को मौका मिल गया हो काम्या को बाहर निकालने का। उसने कहा, तो आप बिना एक्सपीरियंस के काम कैसे करेंगी? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको आपका काम सिखाऊं। वैसे भी मुझे मेरे पीए मेरा वर्कलोड कम करने के लिए चाहिए, बढ़ाने के लिए नहीं। तो प्लीज़ आप जाकर कहीं और अप्लाई कीजिए, यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है, अभिनव ने फैसला सुना दिया। सर, एप्लीकेशन फॉर्म में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, फिर रिक्रूटमेंट के बाद आप कैसे इसे ऐड कर सकते हैं? और वैसे भी मिस्टर नंदा के साथ मेरा 6 माह का एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसमें ये लिखा है कि आप मुझे 6 माह तक इस कंपनी से नहीं निकाल सकते, और यदि मैंने इसे 6 महीने से पहले छोड़ा तो मुझे कंपनी को 1 लाख रुपए देने होंगे, काम्या ने कहा। व्हाट द हेल, डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभिनव बौखला गया। फ़ोन निकालकर डैड को कॉल किया। फ़ोन रिसीव होते ही उधर से आवाज़ आई, डियर सन, मैं इस वक्त प्लेन में हूँ, इमीडिएटली मुझे एक बिजनेस ट्रिप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ गया, मैं तुम्हें बता नहीं पाया, जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तिवारी जी से कंसल्ट कर लेना, अपना व अपनी माँ का ख्याल रखना, लव यू सन, कहकर फ़ोन काट दिया। अभिनव को बोलने का मौका ही नहीं दिया। सर, सभी जगह एक्सपीरियंस मांगते हैं और जॉब कोई देना नहीं चाहता। अब सर, एक्सपीरियंस के लिए कहाँ से तो शुरुआत करनी होगी। प्लीज़ सर, एक मौका देकर तो देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगी, पूरी मेहनत से काम करूँगी, प्लीज़ सर, प्लीज़, काम्या ने रिक्वेस्ट की। अभिनव के पास कहने को कुछ नहीं था, तो उसने काम्या को अगले दिन से आने को कह दिया। काम्या थैंक यू सर कहकर चली गई। अभिनव परेशान सा बैठा इस समस्या से निकलने का रास्ता सोच रहा था। उसे लड़कियों से अजीब सी इरिटेशन होती थी। ऑफिस की फीमेल वर्कर ना के बराबर उसके कैबिन में आती थीं। जो भी काम हो मिस्टर भाटिया ही करवाते थे, पर अब क्या करे, डैड ने तो पीए बनाकर ही भेज दिया था। अभिनव मन ही मन बड़बड़ाए जा रहा था। डैड जानते हैं, फिर भी किया, ये जानबूझकर किया होगा। मैं भी देखता हूँ कितने दिन टिकती है, पर मैं अब क्या करूँ? फिर अचानक से उसके दिमाग में एक नाम कौंधा, तिवारी जी। पूरे ऑफिस में एक अजीब सा भूचाल आया हुआ था। चारों ओर एक ही चर्चा जोरों पर थी कि अभिनव सर की पीए के लिए एक लड़की रिक्रूट हुई है। बेचारी की किस्मत फूटी है, पता नहीं क्या होने वाला है। 10 मिनट बाद तिवारी जी अभिनय के केबिन में थे। तिवारी अंकल, आपको और डैड को पता है, फिर भी आप लोगों ने मेरी पीए के लिए एक फ़ीमेल एम्प्लॉय को क्यों रिक्रूट किया? अभिनव ने पूछा। तिवारी जी, देखो बेटा, यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है, और फिर किसी को रिजेक्ट करने का कोई कारण तो होना चाहिए। लड़की होना तो कोई कारण नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, फिर क्यों? फिर तुम्हें पता नहीं क्या एलर्जी है लड़कियों से? अरे यही तो उम्र होती है, इसी उम्र में तो आकर्षण पैदा होता है। मैं जब तुम्हारी उम्र का बाका नौजवान था, लड़कियां तो मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती थीं। एक तुम हो जो उनके पास आने से पहले ही भगा देते हो। तुम्हारी आंटी और मैं ऐसे ही तो लड़ते झगड़ते मोहब्बत कर बैठे थे, क्या पता तुम भी। ठीक है, मैं सब समझ गया,
आप जा सकते हैं, कहकर उन्हें भगा दिया। वह जानता था कि यदि तिवारी जी एक बार शुरू हो गए तो चुप कराना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन अभिनव ने कंपनी में काम्या को दूसरी जॉब के लिए कहा, पर काम्या ने कहा, मैंने पीए बनने के लिए पढ़ाई की है, तो वह कोई और जॉब नहीं कर सकती। एक बार फिर अभिनव ने सिर पटक लिया। काफ़ी सोचने के बाद उसने एक नया तरीका निकाला, काम्या को कंपनी से बाहर करने का, परेशान करके जॉब छोड़ने पर मजबूर करना। अगले दिन से अपने मिशन में लग गया। अब वह काम्या से फिजूल के काम देकर काम करवाता, पुरानी फाइलों को निकाल कर गलतियाँ ठीक करवाता, यह कहकर कि ये ज़रूरी फाइल्स हैं। सुबह जल्दी बुलाता और शाम को सबके जाने के बाद तक काम कराता, और भी बहुत कुछ दिन तक तो काम्या को कुछ समझ नहीं आया, पर ऑफिस की गपशप और कुछ दिन के काम से उसे अभिनव की चालबाजी समझ आ गई। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। जैसे अभिनव चाहता था वैसे ही काम करती रही। एक दिन ऑफिस के सभी लोग जा चुके थे, बाहर मौसम ख़राब हो रहा था, तो वह भी घर जाने के लिए बाहर आ गई। काफ़ी देर तक वेट करने के बाद भी कोई ऑटो नहीं मिला। थोड़ी देर बाद अभिनव कार से निकला। उसने कार रोककर काम्या की तरफ देखा। काम्या भी बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी, पर अभिनव ने कुछ नहीं कहा, चला गया। काम्या उसे जाते हुए देखती रह गई। अब वहाँ कोई नहीं था। काम्या और हर पल बढ़ रहा अंधेरा ही था। बारिश शुरू हो गई थी, उसका डर हर पल बढ़ रहा था। रात के सन्नाटे की आवाज़ उसे डरा रही थी। साए साए की आवाज़ से उसके रेंगटे खड़े हो जाते थे। वह कभी इधर देखती, कभी उधर, पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फ़ोन निकालकर अपने पापा को कॉल किया। बारिश थोड़ा तेज़ हो गई थी। काम्या लगभग पूरी तरह से भीग चुकी थी। ठंड और डर से वह अंदर तक कांप गई थी। लगभग आधे घंटे में उसके पापा उसके सामने थे। वह उनको देखते ही लिपट कर रोने लगी। अगले दिन जब काम्या ऑफिस नहीं आई तो अभिनव को चिंता हुई। लिफ्ट न देने के बारे में सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हो गया था। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसने मिस्टर भाटिया को बुलाया। मिस्टर भाटिया ने आते ही कहा, सर, मैं आपके फ़ोन के बाद ऑफिस आया था, पर यहाँ कोई नहीं था। रात काफ़ी हो गई थी तो मैं वापस चला गया। आपको कॉल भी किया, पर आपका फ़ोन बंद था। ठीक है, तुम जाओ, अभिनव ने कुछ सोचते हुए कहा। कल की वजह से आज अभिनव को बुरा लग रहा था। अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उंगलियां बार बार काम्या के नंबर पर जाकर वापस आ जाती। फिर काफ़ी सोचने विचारने के बाद उसने काम्या को कॉल किया। उधर से उसकी माँ ने फ़ोन उठाया और कहा कि उसकी तबीयत खराब है, आज ऑफिस नहीं आ पाएगी। इतना सुनकर जैसे अभिनव का बोझ एकदम से उतर गया हो। काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहा था। अगले दिन मिस्टर नंदा वापस आ गए और उन्होंने अपने बिजनेस ट्रिप की सफलता की खुशी में सभी ऑफिस वर्कर्स को अगले दिन पार्टी के लिए पैराडाइज होटल्स में शाम 6 बजे पहुंचने का निमंत्रण दिया। अगले दिन सभी पैराडाइज होटल पहुंचने लगे। वहाँ की व्यवस्था देख सभी खुश थे। वहाँ बीचों बीच एक छोटा सा पूल था जिसमें डुप्लीकेट रंग बिरंगी बतखें तैर रही थीं। चारों ओर की कलरफुल लाइट और सजावट इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। कुछ लोग टेबल्स पर बैठकर, कुछ खड़े होकर खाने पीने का मज़ा ले रहे थे, तो कुछ डांस फ्लोर पर मस्ती कर रहे थे। मिस्टर नंदा ने कुछ स्पेशल गेस्ट के वेलकम के लिए स्पेशल तैयारी की थी। उसके लिए होटल मैनेजमेंट एक बार मिस्टर नंदा से देखने की रिक्वेस्ट की। मिस्टर नंदा कुछ क्लाइंट के साथ बातों में बिजी थे, तो उन्होंने चेक करने के लिए अभिनव को जाने के लिए कहा। अभिनव ने उन लोगों से एक डेमो दिखाने के लिए कहा। जैसे ही गेट पर स्पॉटलाइट ऑन हुई, वहाँ खड़ी काम्या पर सबकी नज़रें टिक गईं। अभिनव तो एकटक उसे देखे जा रहा था। वाइट कलर की ड्रेस में काम्या काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अगले ही पल उस पर फूलों की बारिश होने लगी। फिर म्यूजिशियन ने एक स्पेशल सॉन्ग बजाना स्टार्ट कर दिया। काम्या स्तब्ध रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर मन ही मन ऐसे वेलकम का पूरा मज़ा लिया। अभिनव की तंद्रा टूटते ही उसके पास पहुंचा और बोला, ऑफिस के लोगों के लिए दूसरा एंट्री गेट है, फिर इधर से क्यों आई? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था, कहकर आगे बढ़ गई।
अभिनव ने भी फिर कुछ नहीं कहा। वर्कर्स को सब कुछ फिर से सेट करने के लिए कहकर चला गया। 3 घंटे तक चली पार्टी में सबने खूब एंजॉय किया। खाने का, डांस का, गपशप का खूब लुत्फ़ उठाया। फिर सब मिस्टर नंदा को इस बेहतरीन पार्टी के लिए शुक्रिया अदा कर घर के लिए रवाना होने लगे। इन 3 घंटों में अभिनव की नज़र अधिकतर काम्या पर ही टिकी थी। आज उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपने आप को जिसके लिए रोक रखा था, आज वह उससे परे जाना चाह रहा है। दिल की बंजर ज़मीन पर प्यार का अंकुर फूटने लगा था। अब तक काफ़ी ज़्यादा लोग जा चुके थे। अभिनव ने काम्या को बाहर निकलते देखा तो वह भी उसके पीछे भागा। आज वह कुछ वक्त काम्या के साथ गुजार कर अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगकर एक नई शुरुआत करना चाहता था। काम्या को लेने उसके पिता आए थे। उसके पापा को देखकर अभिनव के मुंह से निकला, तपन अंकल। फिर वह गुस्से से वापस लौट आया। उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से बंधी हुई थीं। वह होटल से ऑफिस के लिए निकल गया और काम्या का बायोडाटा चेक किया। नाम काम्या गुलाटी, पिता तपन गुलाटी, माँ सुधा गुलाटी। इसके आगे पढ़ ही नहीं पाया। काफ़ी देर तक अंधेरे में बैठा रहा, फिर घर के लिए निकल गया। अगले दिन अभिनव की केबिन में मिस्टर भाटिया बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में काम्या भी आ गई। काम्या को देखते ही अभिनव चीखा, अब से कभी मेरे सामने मत आना। मेरे केबिन में तो भूल कर भी कदम ना रखना। कुछ भी कहना, सुनना, समझना या समझाना हो, मिस्टर भाटिया से मिलिएगा। मेरे आसपास आने की सोचिएगा भी मत, समझिए आप। काम्या को अभिनव के इस अचानक गुस्से का कारण तो समझ नहीं आया, पर अभिनव के गुस्से को देख कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। अब आप दोनों जा सकते हैं, अभिनव बोला। मिस्टर भाटिया ने काम्या को चलने का इशारा किया। फिर अभिनव ने काम्या को रुकने और भाटिया को जाने के लिए कहा। कल जो आपको लेने आए थे वो कौन थे तुम्हारे? अभिनव ने सीधे लफ्ज़ों में पूछा। मेरे पापा हैं, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? काम्या ने जिज्ञासा जाहिर की। अभिनव ने काम्या के सवाल का जवाब दिए बिना कहा, तुम किसी गुन्नू को जानती हो? नहीं। पर ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? काम्या ने कहा। तुम किसी गुन्नू को नहीं जानती तब तो मुझे भी नहीं पहचानती होगी, क्यों? अभिनव ने गुस्से से कहा। सर, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, काम्या बोली। अभिनव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। चीखते हुए बोला, कल से दिखाई मत देना। अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो और दफ़ा हो जाओ। मुझे तुमसे और तुम्हारे नाम से नफ़रत है। नफ़रत, गेट आउट। काम्या हजारों प्रश्नों से लड़ते हुए नीचे आई तो देखा सब उसे घूर रहे थे, पर ना उसने कुछ कहा, ना किसी ने कुछ पूछा। अगले दिन से काम्या सारा काम मिस्टर भाटिया के माध्यम से करवाती। करीब 10 दिन बीत गए, पर ना ही अभिनव का गुस्सा और नाराज़गी कम हुई, ना ही काम्या इसके पीछे की वजह जान पाई। एक दिन ऑफिस में हाफ डे था। काफ़ी लोग घर जा चुके थे और बाकी कैंटीन में व्यस्त थे। सिर्फ काम्या अपनी चेयर पर बैठी काम कर रही थी। तभी एक प्यून ने काम्या को एक फ़ाइल देते हुए कहा, इस पर अभिनव साहब के दस्तखत चाहिए। बड़े साहब ने तुरंत मंगाया है, बहुत ज़रूरी है। अब काम्या अजीब कशमकश में थी। उसने प्यून से खुद कराने को कहा, पर उसने अभिनव के गुस्से का हवाला देते हुए साफ मना कर दिया। अब काम्या को किसी अन्य एम्प्लॉय का इंतज़ार था जिससे वह साइन करा सके, लेकिन और कोई तो नहीं आया। पर मिस्टर नंदा का फ़ोन ज़रूर आ गया। मिस्टर नंदा का फ़ोन देख काम्या जल्दी से अभिनव की केबिन की तरफ भागी। अभिनव काम्या को अपने केबिन में देख भड़क उठा। चिल्लाते हुए बोला, यहाँ क्या करने आई हो? मना किया था ना, फिर क्यों अपनी शक्ल दिखाने आ गई? गेट आउट। अभिनव को बेतासा चिल्लाते देख काम्या डर गई और हड़बड़ाहट में फ़ोन रिसीव होकर नीचे गिर गया। आखिर चाहती क्या हो? मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती? तुम्हारी शक्ल से ना मुझे इरिटेशन होने लगती है। अब क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, अभिनव चिल्लाते हुए बोला। सर, मैं वो कुछ कहना ही चाहा था, काम्या ने, कि अभिनव फिर चिल्लाया। अभी तक नहीं गई तुम? मुझे तुम्हारी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी तुम? गेट आउट फ्रॉम हियर। पर फाइल पर साइन ज़रूरी होने की वजह से काम्या वहीं सिर नीचा किए खड़ी रही। ये देख
अभिनव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने काम्या को लगभग धकेलते हुए कैबिन से बाहर कर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर गुस्से से चेयर पर बैठते हुए टेबल पर हाथ दे मारा। फाइल के साथ टेबल का सारा सामान बिखर गया। फिर अपना सिर हाथों में लेकर पीछे चेयर के सहारे टिका लिया। शोर सुनकर नीचे बहुत से लोग जमा हो चुके थे। तभी मिस्टर भाटिया भागते हुए आए। उन्हें ऊपर का हाल चाल पता चला था। काम्या से फाइल लेते हुए कहा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। इन फाइलों पर उनसे साइन करवा के जल्दी नंदा सर के पास भिजवा दीजिए, अर्जेंट है, कहकर वह बाहर निकल गई। घर पर उसकी माँ ने लाल आंखें देखकर कुछ हुआ क्या पूछा। ऑफिस में नहीं तो, काम्या ने जवाब दिया। तो तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? माँ ने शक जाहिर किया। आते वक्त आँख में कुछ चला गया था, काम्या ने नज़रें चुराते हुए कहा। दोनों में? माँ ने तपाक से पूछा। तो क्या पूछ के जाएगा? तुम भी ना माँ, कितना शक करती हो, कहकर अंदर चली गई। अगले दिन मिस्टर नंदा ने काम्या को अपने ऑफिस में बुलाया। जैसे ही काम्या ने दरवाज़ा खोला, सामने मिस्टर नंदा और उनके पीछे अभिनव को देखकर काम्या रुक गई। अभिनव ने गुस्से से काम्या को देखा, फिर मैगजीन पढ़ने लगा। काम्या, अंदर आ जाओ, मैंने तुम्हें बुलाया है, मिस्टर नंदा ने कहा। काम्या आकर मिस्टर नंदा के सामने खड़ी हो गई। मिस्टर नंदा ने बैठने का इशारा करते हुए कहा, कल जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मुझे इसका बेहद अफसोस है। अभिनव को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। यह सब मेरी वजह से हुआ। अगर मुझे पता होता तो मैं वो फाइल आपसे साइन करवाने के लिए कभी नहीं कहता। अभिनव की पीए होने के कारण मुझे लगा आप ये काम जल्दी करवा देंगी, क्योंकि वह फाइल मुझे अर्जेंट ही चाहिए थी। इससे आपको जो कष्ट हुआ उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता, पर माफ़ी मांगकर आपकी तकलीफ़ कम कर ही सकता हूँ। मिस्टर नंदा के माफ़ी मांगने की बात पर अभिनव भड़क उठा और बोला, डैड, आप क्यों माफ़ी मांगेंगे? जो इसने किया था उसके लिए माफ़ी तो इसे मांगनी चाहिए। शांत हो जाओ अभिनव, बीती बातों को कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होता। बेहतर है उसे भूलकर आगे बढ़ो। कल जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। माफ़ी मांगो और बात यहीं ख़त्म करो, मिस्टर नंदा ने अभिनव को समझाया। माफ़ी? मैं मांगूँ माफ़ी? डैड, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा, अभिनव गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। काम्या को उन दोनों की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थीं, पर वह अभिनव के गुस्से और मिस्टर नंदा की सहानुभूति के कारण चुप रहना ही बेहतर समझा। अभिनव, वह अतीत से काफ़ी आगे आ चुकी है, फिर तुम क्यों अभी भी वहीं खड़े हो? बेहतर होगा तुम भी आगे बढ़ो। क्यों उस बात को अब तक पकड़ कर बैठे हो? जो हुआ था वह बचपना था, पर जो तुमने किया वह बचपना नहीं है, समझे? अब माफ़ी मांगकर मामले को यहीं रफा दफा करो, मिस्टर नंदा थोड़ा गुस्से से बोले। नो डैड, नेवर। आप जानते हैं ना डैड, मैं कितनी। अभिनव ने कुछ कहना शुरू ही किया था कि काम्या ने बाप बेटे के बीच बढ़ते झगड़े को रोकने के लिए बीच में बोली, किसी को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी। अभिनव ने काम्या की बात काटते हुए गुस्से से बोला, ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी चालाकियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। फिर तुम ये सब करके साबित क्या करना चाहती हो? जो पहले किया वह क्या काफ़ी नहीं था, जो अब मुझे और डैड को आपस में लड़वाने पर तुली हो? हाँ बोलो, मिस्टर नंदा ने उसे शांत रहने को कहा तो वह बोला, डैड, आपको मेरी तकलीफ़ दिखाई नहीं देती, जो इसी का पक्ष लिए जा रहे हैं। ये जितनी भोली और मासूम दिखती है उससे कहीं ज़्यादा ये चालाक है। ज़रूर ये सब करने के पीछे कुछ मकसद होगा इसका, वरना अचानक से वापस क्यों आ गई? एक बार फिर से मिस्टर नंदा ने अभिनव को रोकने की कोशिश की तो अभिनव गुस्से से बोला, डैड, ये हम दोनों के बीच की बात है, हमें ही ख़त्म करने दीजिए, कहकर काम्या का हाथ पकड़ा और बोला, आज ख़त्म ही कर देता हूँ, मैं भी अब तंग आ गया हूँ, कहकर बाहर जाने लगा तो मिस्टर नंदा ने गुस्से में चीखते हुए बोला, रुक जाओ अभिनव। अभिनव ने मुड़ते हुए कहा, बहुत पुराना दर्द है डैड, मिटा लेने दीजिए, फिर शायद मैं आगे बढ़ पाऊँ। मिस्टर नंदा ने उसकी आंखों में देखा, दर्द व आंसुओं से भरी हुई थी, फिर भी उसे चाह कर भी नहीं रोक पाए।
अभिनव काम्या का हाथ पकड़े गुस्से से खींचता हुआ अपनी केबिन की तरफ जा रहा था। पूरा ऑफिस सन्नाटे और हैरत के साथ दोनों को देख रहा था। सारा ऑफिस फुसफुसाहट से गूंजने लगा। ये लड़की पता नहीं क्या चाहती है, रोज़ एक नया बखेड़ा खड़ा कर देती है। सर के गुस्से को जानती है, फिर भी भिड़ जाती है। 4 दिन आए हुए हैं और पंगे बॉस से। ऐसी ही बातें लोगों के मुंह से निकल रही थीं। काम्या को केबिन के अंदर कर अभिनव ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर अपनी टाई को ढीला करते हुए बोला, तो बताओ तुम्हारे वापस आने का मकसद क्या है? अब क्यों वापस आई हो? चाहती क्या हो? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, काम्या ने दबी जुबान से कहा। यहाँ डैड नहीं है तो अपने भोलेपन का नाटक बंद करो। मैं तुम्हारे किसी झांसे में नहीं आने वाला, समझी? सीधे सीधे बताओ, क्यों वापस आई हो मेरी ज़िंदगी में? अब क्या बर्बाद करना चाहती हो? फिर कुछ सोचते हुए बोला, समझ गया, सब करते हैं तो तुमसे अलग होने की उम्मीद क्या करूं? पैसा चाहिए होंगे तुम्हें ना? ठीक है, बोलो, जितने चाहिए उतने दूंगा। बस मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ, फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आखिरी की 2 लाइन काम्या से बर्दाश्त नहीं हुई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर जिस अंदाज में अभिनव ने पूछा था, उसी अंदाज में काम्या ने कहा, आप खुद को समझते क्या हैं? बहुत बड़े तीसमार खान, मुझे खरीदोगे? मेरे ज़मीर, मेरे आत्मसम्मान को खरीदोगे? मेरे गुरूर को छीनना चाहते हैं? आपकी दौलत तो क्या, पूरी दुनिया की दौलत भी कम पड़ जाएगी आपको। अभिनव को ऐसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह आंखें फाड़े काम्या के इस अंदाज को देखे जा रहा था। और रही बात यहाँ से जाने की, तो मैं कब का ये जॉब छोड़ देती। मुझे आपकी ये घटिया बातें सुनने का शौक़ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की रकम बहुत ज़्यादा है, मैं यहाँ सिर्फ जॉब करने आई हूँ, तो प्लीज़ आप ये उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। काम्या के साफ मुकरने पर अभिनव का गुस्सा बढ़ गया। उसने काम्या के कंधे को पकड़ते हुए चीखा, मैं उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ? मैं? तुम ऐसे क्यों दिखा रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं। काम्या के अब सब सहन शक्ति से बाहर था। उसने भी तीखे तेवर में कहा, तो आप बताइए ना, मुझे पता होता तो मैं बार बार यह नहीं कहती। और हाँ, उस दिन आपने किसी गुन्नू का नाम लिया था, कहीं यह सारा बखेड़ा उसी के लिए तो नहीं? उसका नाम या शक्ल मेरे जैसी तो नहीं? क्योंकि उस दिन आपने ही कहा था कि आपको मेरी शक्ल व नाम से नफ़रत है, तो मैं आपका शक दूर कर देती हूँ। ना मैं आपको जानती हूँ, ना किसी गुन्नू को, समझे आप? अभिनव, मैं सब जान चुका हूँ। मैंने तुम्हारा बायोडाटा चेक किया है, तो प्लीज़ अपना यह नाटक बंद करो और बताओ अब क्यों वापस आई हो, और क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? काम्या ने अभिनव को झटकते हुए कहा, मैं कोई नाटक नहीं कर रही, आप गलतफहमी में जी रहे हैं। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और आपसे यहीं पहली बार मिली थी। इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। अभिनव ने काम्या को पकड़कर दीवार के सहारे खड़ा कर अपनी बाहों का घेरा बनाते हुए कहा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। सब जानकर भी अनजान क्यों बन रही हो? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो, समझी तुम? मैं सच में कुछ नहीं जानती। आप कितनी बार भी पूछें, मेरा जवाब यही होगा, क्योंकि यही सच है। प्लीज़ मुझे छोड़िए, दर्द हो रहा है। काम्या की आवाज़ में दर्द उभर आया था। और जो मैं इतने सालों से दर्द में जी रहा हूँ, उसका क्या? अभिनव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बाहों को और कस लिया। काम्या ने अभिनव की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, आप माने या ना माने, पर सच यही है। इसके बाद अभिनव ने कुछ नहीं कहा। शायद उसके पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। दोनों के बीच की दूरी ना के बराबर थी। काफ़ी देर तक दोनों अपने अपने सवालों व जवाबों को एक दूसरे की आंखों में तलाशते हुए खड़े रहे। फिर अभिनव ने अपना सिर ऊपर करते हुए लंबी सांस ली, फिर अपने हाथों की पकड़ ढीली कर दी। काम्या भागकर बाथरूम पहुंची और दरवाज़ा बंद करके दीवार के सहारे बैठ गई। उसके पूरे शरीर में झंझनाहट महसूस हो रही थी। चेहरा लाल पड़ गया था, दिल की धड़कनें बेतासा धड़क रही थीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसे हुआ क्या है। पहली बार कोई उसके इतना करीब आया था।
ऐसा ही हाल अभिनव का भी था। वह वहीं दीवार से सटकर बैठ गया। अजीब कशमकश थी उसके अंदर। काम्या की आंखें बार बार उसके सामने आ रही थीं। बहुत देर तक उसी के बारे में सोचता हुआ वहीं बैठा रहा। अगले दिन इस्तीफे के साथ काम्या मिस्टर भाटिया के सामने थी। इस्तीफा उनको सौंपते हुए कहा, अपने बॉस से कह दीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट के पैसे जल्दी से लौटा दूंगी, कहकर निकल गई। गेट के पास पहुंची ही थी कि एक प्यून दौड़ता हुआ आया और बोला, मैडम आपको अभिनव सर ने बुलाया है। कुछ सोचने के बाद अभिनव के कैबिन में जा पहुंची। काम्या को देखते ही अभिनव ने कहा, तुम्हें जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने तक तुम जॉब कर सकती हो। मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ। कॉन्ट्रैक्ट की रकम आपको जल्दी ही मिल जाएगी। आप इसका भी एग्रीमेंट बनवा लीजिए, मैं साइन कर दूंगी। आपको मेरा विश्वास तो होगा नहीं, काम्या ने तपाक से उत्तर दिया। किसी ने पहली बार ऐसे इस्तीफा उसके मुंह पर मारा था। उसके ईगो को चोट लगी थी। वह गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, खुद को समझती क्या हो? काम्या ने कहा, मैं खुद को कुछ समझूं या ना समझूं, यह आपका मैटर नहीं है। मैं अब आपकी कंपनी का हिस्सा नहीं हूं, तो प्लीज़ आप ऐसा वैसा कुछ ना कहें तो बेहतर होगा। और वैसे भी मेरे पापा कहते हैं पैसे कम मिलें कोई बात नहीं, पर अपने सम्मान से कभी समझौता मत करना, क्योंकि पैसे तो कभी भी कमा सकते हैं, किंतु सम्मान चले जाने पर दोबारा नहीं कमा सकते। इतना कहकर वह चली गई। अभिनव उसे जाता हुआ देखता रह गया। अभिनव कई दिन तक इस उधेड़-बुन में था कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था और किसी काम में मन भी नहीं लग रहा था। क्या उसे अपने पास्ट को भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए? मतलब गुन्नू को भूलकर? नहीं, वह गुन्नू को कैसे भूल सकता है? उसने जो किया उसकी भरपाई तो उसे करनी पड़ेगी। कितना इंतज़ार किया था मैंने उसका उस दिन मेरे 11वें बर्थडे पर वह नहीं आई। बड़े बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी, फिल्मी हस्तियां मौजूद थीं। घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों ने कितना समझाया, कितनी मान मनोबल की कि मैं केक काटूं। सब वेट कर रहे हैं, पर मेरी एक ही जिद थी कि मेरी गुन्नू आएगी तभी मैं केक काटूंगा। 10 बज चुके थे, लगभग सारे मेहमान जा चुके थे, पर मैंने जिद नहीं छोड़ी। मॉम डैड को कितना बुरा लगा था, कितनी बेइज्जती महसूस हुई थी, उन्हें कितनी तकलीफ़ हुई थी। सब तुम्हारी वजह से। सारी रात तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहा। सुबह फिर मेरी जिद पर माँ ने तुम्हारे घर फ़ोन किया, पर किसी ने नहीं उठाया। उसके बाद तुम्हारा व तुम्हारे घर वालों का कुछ पता ही नहीं चला। कितने सालों तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। तुम्हारे वापस आने की राह देखी, पर तुम नहीं आई। अब जब आई हो तो मुझे पहचानती ही नहीं। गुन्नू नाम भी नहीं याद। तुम ही तो सब कुछ थी मेरी। कुछ नहीं था मैं तुम्हारे बिना। तुम ही सुबह, तुम ही शाम थी मेरी ज़िंदगी थी। सब तुमसे शुरू होकर तुम पर ख़त्म था। फिर तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? तुम गुन्नू नाम कैसे भूल सकती हो? तुम्हें यही तो पसंद था। मैं हमेशा तुम्हें इसी नाम से बुलाता था। पता नहीं तुम्हें याद नहीं कि तुम बताना नहीं चाहती। क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों? यही सोचते सोचते वह टेबल पर सिर रखकर लेट गया। काम्या नहीं बता रही तो क्या हुआ? शायद उसे कुछ याद ना हो, पर एक इंसान है जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता है। मिस्टर नंदा दरवाजे पर खड़े खड़े बोले तो अभिनव ने तुरंत सिर उठाते हुए कहा, कौन डैड? मिस्टर तपन गुलाटी, काम्या के पापा। मिस्टर नंदा मुस्कुराते हुए, वे कहते कुछ नहीं थे, पर अपने बेटे की तकलीफ़ समझते बखूबी थे। थैंक यू डैड कहकर लिपट गया उनसे और फिर लव यू डैड यूँ कहकर भाग गया। करीब 2 घंटे बाद अभिनव काम्या के घर में था। शुक्र था कि काम्या कहीं बाहर इंटरव्यू के लिए गई हुई थी। अभिनव ने जैसे ही अपना परिचय दिया, तपन जी खुशी से उससे लिपटते हुए बोले, अरे देखो तो अभी आया है अपना, अभी देखो कितना बड़ा हो गया है। पर सुधा जी के बढ़ते कदम और तपन जी की खुशी वहीं रुक गई जब अभिनव ने कहा, आपकी पूरी फैमिली नाटक करने में एक्सपर्ट है। यहाँ आपका और वहाँ आपकी बेटी का कोई जवाब नहीं। सब बहुत अच्छा नाटक कर लेते हैं। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अब वह 11 साल वाला अभी नहीं हूँ। मैं अब सिर्फ अभिनव नंदा हूँ।
तपन जी और सुधा जी हैरानी से अभिनव के इस रूप को देख रहे थे, पर दोनों ही कुछ नहीं बोले। और यहाँ सिर्फ यह जानने आया हूँ कि 16 साल पहले जो आपकी बेटी ने किया था, वह क्यों किया था मेरे साथ? किस बात की सज़ा दी थी उसने मुझे और मेरे परिवार को? दुनिया में सबसे ज़्यादा उसे ही चाहता था, उसकी खुशियों की परवाह करता था। फिर उसने ऐसा क्यों किया? क्यों ऐसा जख्म दिया मुझे? और अब तो वह मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। मेरी गुन्नू मुझे नहीं पहचानती, आखिर क्यों? क्योंकि वह तुम्हारी गुन्नू नहीं है, तपन जी ने कहा तो सुधा जी रोते हुए अंदर चली गईं। अभिनव आश्चर्य से उन दोनों को देख रहा था। कुछ समझ नहीं आया तो बोला, काम्या ही तो मेरी गुन्नू है, उसे ही तो मैं गुन्नू कहता था। और अगर वह मेरी गुन्नू नहीं है तो फिर मेरी गुन्नू कहाँ है? बताइए ना अंकल। अब वह इस दुनिया में नहीं है। खुद को संभालते हुए तपन जी इतना ही कह पाए, फिर नीचे सोफे पर बैठ गए। इस एक लाइन को सुनकर तो अभिनव को लगा उसकी दुनिया ही बिखर गई हो। उसके पैरों तले की ज़मीन ही गायब हो चुकी थी। आबाक से वह खड़ा नीचे ज़मीन देख रहा था। फिर आंसू पोंछते हुए तपन जी के कंधे पर हाथ रखा तो अपने आंसुओं को पोंछते हुए तपन जी ने आगे कहना शुरू किया, बहुत दिनों से काम्या हम दोनों के पीछे पड़ी थी कि उसे एक बहन चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद वह अकेली हो जाती थी। उसकी जिद की वजह से तुम्हारे जन्मदिन के 10 दिन पहले से हम एक बच्ची को गोद लेने के लिए अनाथालय पहुंच गए। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, एक मासूम और प्यारी सी बच्ची ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। वह लगभग काम्या की उम्र की ही थी। काम्या ने उसका हाथ सुधा से छुड़ाकर अपनी चॉकलेट उसे देते हुए उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा काम्या। काम्या ये सुनकर खुश हो गई। वह बोली, पापा मुझे यही बहन चाहिए। हम दोनों एक ही दिन अपना बर्थडे मनाएंगे। हम दोनों का एक ही नाम जो है। फिर हमने उस बच्ची को गोद ले लिया, पर वहाँ एक बूढ़ी औरत जिन्होंने अभी तक उसकी परवरिश की थी, उन्होंने कहा यह नाम इसकी माँ की निशानी है जो उन्होंने मरने से पहले इसे दिया था। मैं इसे न बदलूं। फिर कुछ दिन और वहाँ काम्या के रुक जाने का आग्रह किया तो मैं मना नहीं कर सका। उनका उससे लगाव जो था, एक झटके में कैसे आने देती। तो कुछ दिन बाद ले आने को कहकर हम वापस आ गए। तुम्हारे बर्थडे वाले दिन अचानक से काम्या के नाना का फ़ोन आया कि उनकी नानी की हालत बहुत नाजुक है, हम आकर देख आएँ। उस वक्त काम्या स्कूल गई थी। हमने सोचा हम शाम तक आ जाएंगे, फिर उसे तुम्हारे घर ले आएंगे। पर काम्या की नानी का अचानक देहांत हो गया, जिससे हमें काफ़ी देर हो गई निकलने में। फिर रास्ते में हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई। जब हम उसे ठीक कराकर वहाँ से निकले तो हमें काम्या के एक्सीडेंट की खबर मिली। वह जानती थी कि अगर वह नहीं गई तो तुम केक नहीं काटोगे, इसलिए हमें देर होती देख वह अकेले निकल पड़ी थी। हम उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। रात भर की जद्दोजहद के बाद भी डॉक्टर उसे नहीं बचा सके। इस सब के बीच मेरा फ़ोन कहीं गिर गया था। सुबह मैंने करीब 10 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन तुम्हारे घर फ़ोन किया। तुम्हारी माँ ने उठाया था। तुम्हारी हालत देखते हुए उन्होंने ये तुम्हें ना बताने का फ़ैसला किया। मुझे भी ये उचित लगा। यह बात सिर्फ हमारे बीच ही थी। हम जानते थे कि तुम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उन्हें तुम्हारे थोड़ा बड़े हो जाने का इंतज़ार था, पर उससे पहले ही वह कोमा में चली गईं। इधर हमने भी काम्या को अनाथालय से लेकर इस शहर में आ गए। हमें तुम्हारी माँ के बारे में पता चला, पर तुम्हें सच ना पता चल जाए इसलिए हम नहीं गए। अब ये काम्या ही हमारा सब कुछ है। इसी काम्या में हम उस काम्या को भी देख लेते हैं। यह भी बिल्कुल उसी की तरह प्यारी है। उसने मुझे बताया था जो भी ऑफिस में हुआ, पर इसमें काम्या की बस इतनी गलती है कि उसे हमने गोद लिया और उसका नाम भी काम्या है। पर वह बेवजह परेशान हुई। मैंने कई बार उसकी लाल आंखों को देख उससे पूछा, पर हर बार उसने बहाना बनाकर मना कर दिया। बहुत तकलीफ़ हुई थी उसे। हमें तकलीफ़ ना हो इसलिए बाहर ही रो लेती थी। हम भी बहुत परेशान थे, पर जब उसने बताया तो मुझे तुम्हारे बारे में जानकर खुशी हुई। मैं जानता था कि एक दिन तुम ज़रूर आओगे। मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझ सकता हूँ, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारा गुस्सा भी। और मैं ना ही तुमसे नाराज़ हूँ, ना ही शिकायत है कोई। बस तुम आए तो लगा जैसे मेरी काम्या मुस्कुरा रही हो।
इतना कहकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अब तक जो बांध बना था वह टूट चुका था। मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, कितना गलत सोचा मैंने आपकी गुन्नू के बारे में, कहकर अर्नब भी फपक फपक कर रोते हुए तपन जी से लिपट गया। करीब 2 घंटे बाद अर्नब एक कंपनी के बाहर आकर रुका। अंदर पहुंचा तो सब शराब यहाँ कह रहे थे, पर वह कुछ नहीं बोला। काम्या का इंटरव्यू चल रहा था। उसने काम्या का हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगा। फिर मुड़ते हुए वो कहा, नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाओ और इंटरव्यू जारी रखो। फिर चला गया। ये अर्नब की कंपनी की ही एक नई ब्रांच थी। बाहर जैसे ही काम्या ने कुछ कहना चाहा, उसने चुप रहने का इशारा करके कार में बैठने को कहा। फिर वह चल दिया। आधे घंटे बाद उसने एक पहाड़ के पास कार रोक दी और काम्या को उतरने के लिए बोला। यह पहाड़ रोड से ज़्यादा ऊंचा नहीं था, पर सामने से यह बहुत ऊंचा था। यहाँ से सारा शहर दिखता था। दूसरी तरफ एक बहती नदी थी और कुछ पेड़ थे। काम्या को सहारा देते हुए दोनों पहाड़ पर चढ़ गए तो सामने शहर को देखते हुए अर्नब ने कहा, गुन्नू के बाद ये जगह ही मुझे सबसे प्यारी लगती है, कहकर काम्या को देखने लगा। काम्या अर्नब को ऐसे घूर रही थी जैसे कह रही हो, यही कहने के लिए मेरा इंटरव्यू सत्यानाश करवाया, पर उसने कहा कुछ नहीं। अर्नब आगे बोला, जिस काम्या ने तुम्हें तपन अंकल से गोद लेने को कहा था वही मेरी गुन्नू है, और तुमने पहले बता दिया होता कि तपन अंकल ने तुम्हें गोद लिया है तो। काम्या ने अर्नब की बात काटते हुए कहा, वे ही मेरे माँ बाप हैं। गोद ली हुई बेटी कहने पर उन्हें तकलीफ़ होती है, जो मैं कभी नहीं चाहती, इसलिए मैं किसी से नहीं कहती। और बात रही आपकी गुन्नू की, वह बहुत अच्छी थी। उन्होंने तो मुझे सबसे कीमती चीज़ दिलाई थी, माँ बाप का प्यार। नहीं तो मेरी माँ ने तो जन्म देने के कुछ समय बाद ही छोड़ दिया था, और बाप बेटी पैदा हुई है देखकर मुझे छोड़कर चले गए। पर मुझे अफसोस इस बात का है कि जिसने मुझे इतनी खुशियाँ दी, उन्हें जाने किस बात की इतनी बड़ी सज़ा मिली। और ये भी है कि उनसे मैं ना ही दोबारा मिल पाई, ना ही शुक्रिया कह पाई। कोई बात नहीं, तुम हमेशा अंकल आंटी को खुश रखना, मेरी गुन्नू भी खुश रहेगी। मुझे उससे सॉरी भी बोलना है, बहुत गलत सोचा मैंने अपनी गुन्नू के लिए, और तुम्हें भी, क्योंकि जितना कुछ सुनाया मैंने तुम्हें, कम से कम एक बार तो बता दिया होता तो मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करता। पर जो भी हो, मैंने बहुत कुछ तुम्हें कहा, तुम्हें तकलीफ़ दी, उसके लिए आई एम सॉरी। अर्नब ने कहा, मुझे कल ही पापा ने सब बताया, मुझे भी नहीं पता था। आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। पर क्या एक चीज़ मुझे दिला सकते हो? मैं मांगूँ तो? काम्या ने कहा। हाँ, सब दूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए बताओ, अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अभी जो इंटरव्यू छोड़कर आई हूँ, उसे दोबारा देने का मौका दिला सकते हैं आप? काम्या ने आंखें टिपटिपाते हुए कहा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अर्नब ने दूसरी तरफ पलटते हुए कहा। मुझे ज़रूरत है, काम्या ने तेज़ आवाज़ में कहा। फिर उसकी आवाज़ धीमी होती चली गई। वो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे लौटाने हैं और पापा ये बात नहीं जानते, इसलिए आपने उन्हें इस बारे में तो कुछ नहीं बताया? काम्या ने अंतिम पंक्ति को थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहा। अर्नब ने काम्या की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम सच में बहुत मासूम हो, मेरी गुन्नू की तरह। और फिर उसे गले से लगा लिया और आगे बोला, मुझे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं, तुम चाहिए, मेरी गुन्नू, मेरी ज़िंदगी। फिर उसका चेहरा पकड़कर आंखों के सामने कर पूछा, मेरी गुन्नू वापस करोगी मुझे? काम्या ने हाँ में सिर हिला दिया। अर्नब ने उसके माथे को चूमते हुए फिर से गले लगा लिया। काफ़ी देर तक दोनों वैसे ही खड़े रहे। फिर अर्नब ने कहा, चलो माँ से तुम्हें मिलाता हूँ, मेरी गुन्नू से मिलकर वे बहुत खुश होंगी। काम्या मुस्कुरा दी। फिर दोनों घर के लिए निकल पड़े।